इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा जिसका संबंध है सोशियोलॉजी से। यहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ताकि आप एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकें। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, संस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप इस तरह समझिए जैसे किसी सामान की अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कोई चॉकलेट खा रहे हैं तो उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, है ना। ठीक वैसे ही एक संस्था है तो संस्था की अपनी विशेषताएं होंगी। तो संस्था का काम क्या है? समाज में रहकर काम करना है। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, उसकी एक सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई होगी, उसका अपना सिंबल होगा कोई, उसका एक स्पष्ट परिभाषा होगा कि हमें ऐसा काम करना है। और मानव यानी समाज में जब रह रही है वो संस्था, तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी एक व्यवस्था बनाएगी। यदि कोई गलत काम करता है तो सामाजिक नियंत्रण की भी व्यवस्था होगी उसके पास। अगर कोई परेशान है तो उसको उसका मार्गदर्शन करने की भी उसके पास व्यवस्था होगी। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब विस्तार से इसको समझते हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, जिनमें गिलीन का ये परिभाषा काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और कई विद्वानों ने इसको सही माना है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी कल्चर सोशियोलॉजी में, यानी गिलीन का एक पुस्तक है कल्चर सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने इसकी विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसे कई विद्वानों ने ऑथेंटिक माना है, प्रमाणिक माना है। जिनमें पहला है ड्यूरेबिलिटी, यानी अस्थायित्व। मतलब in fact, when a working method continue to fulfill the need of individual for a long time and prove useful for the society, only then it is accepted as an institution। मतलब वास्तव में जब हम एक कार्य करते हैं या कार्यविधि करते हैं तो बहुत समय तक व्यक्तियों की जो आवश्यकता पूर्ति करती है तथा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, तभी वो संस्था के रूप में स्वीकृत होती है। मतलब इसका सीधा काम है कि अगर एक समाज में इंस्टीट्यूशन है और जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, लोगों के उपयोग मतलब जिस लोगों के काम आने योग्य है, तभी वो समाज में उस संस्था को स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई संस्था है और किसी काम ना है तो संस्था तो नहीं हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ कल्चरल सिस्टम, यानी सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। तो यहाँ लिखा हुआ है मेक ऑफ एनी कल्चरल कंबाइन वेरियस आइडियाज, बिलीफ, फोल्कलोर, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस। मतलब किसी संस्कृति के बनने में विभिन्न विचार, विश्वास, लोक रीति और परंपराएं, कार्यविधि, ट्रेडिशन, मतलब इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। और यह सभी संस्कृति यानी these are all differences unit of culture, these difference unit are called institution only after they are organized। मतलब ये सभी संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ हैं और इन विभिन्न इकाइयों को सुव्यवस्थित हो जाने पर ही संस्था कहते हैं। मतलब अगर कोई संस्था है तो उसकी अपनी विशेषताएं हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था भी बनाए रखे। और सांस्कृतिक व्यवस्था किस चीज़ से बनती है? लोगों के विचारों से बनती हैं, विश्वास से बनती हैं और परंपराएं जो चली आ रही हैं उन सब चीज़ों से बनती हैं। आगे देखते हैं। कल्चरल टूल्स, यानी सांस्कृतिक उपकरण। ऐसे समझते हैं, सम कल्चरल टूल्स आर कॉल्ड कल्चरल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ यूनिट, बिकॉज अ कल्चरल कंटेंट द नेसेसरी टूल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मतलब संस्था का एक प्रभाव बनाना है तो उसकी एक इकाई होती है। कुछ सांस्कृतिक उपकरण को सांस्कृतिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक संस्कृति के अंतर्गत किसी संस्था की आवश्यक उपकरण मानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ हिंदू मैरिज इंस्टीट्यूशन, यदि हिंदू विवाह को देखा जाए तो दे आर कल्चरल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ मंडल, अल्टर एंड राइस। मतलब जो इसमें आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हिंदू विवाह जब होता है तो इसमें कुछ चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं, जैसे कि साथ में एक मंडप होना चाहिए। शादी जब होगा तो मंडप चाहिए ना, वेदी होना चाहिए, कलश होना चाहिए, चावल होना चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक उपकरण हैं जिनके बिना शादी नहीं हो सकती, है ना।
तो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विदाउट विच दैट इंस्टीट्यूशन कैन नॉट डू इट टास्क। मतलब अगर इन ये उपकरण नहीं होंगे तो इस इंस्टीट्यूशन वो अपने टास्क को नहीं करा सकती, यानी शादी नहीं हो सकती है। तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, और ये जब एग्जांपल आप दें तो कम से कम इसको हाईलाइट कर दें। आगे देखते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी इसकी सुपरिभाषित उद्देश्य भी होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन की। तो ईच इंस्टीट्यूशन इज फॉर्म विदाउट डिफरेंस ऑब्जेक्टिव इन माइंड। मतलब प्रत्येक संस्था का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों को समक्ष रखकर किया जाता है। These objectives are so clear that they are given in written form, जो एक लिखित रूप दिया जा सकता है उसको। But in any case it is very important to be clear about the purpose of the institution। मतलब लेकिन किसी भी स्थिति में संस्था के उद्देश्य का स्पष्ट होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर कोई संस्था है तो अगर उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो वो किसी भी मार्ग पे जा सकती है, यानी समाज में कुछ गलत हुआ तो उसका एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है ना। यानी आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे खाप पंचायत के। अगर गोत्र उनके अंतर्गत देखा जाता है कि अगर एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी हो गया, अपने गोत्र में शादी हो गया तो उनके लिए एक मसला हो जाता है ना। तो ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और इन खाप पंचायत के बारे में बात करें तो इनकी क्या व्यवस्था होती है, अलिखित व्यवस्था होती है ना, और जिसका अलग अलग खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। आगे देखते हैं। अनएम्बिगस ट्रेडिशन, मतलब सुस्पष्ट परंपरा। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन इज मोस्ट अंडरस्टूड विद इन द इंस्टीट्यूशन। मतलब संस्थाओं के अंतर्गत जो परंपराएं होती हैं उसका महत्व सबसे अधिक समझा जाता है। सम ट्रेडिशन और रिटेन विद इन इंस्टीट्यूशन, कुछ लिखित होते हैं, बट इन जनरल बोथ टाइप ऑफ ट्रेडिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द मेंबर। मतलब जो परंपराएं होती हैं संस्थाओं के अंतर्गत, कुछ लिखित होती हैं और कुछ अलिखित होती हैं, परंतु साधारणतः दोनों प्रकार की जो परंपराएं होती हैं सदस्यों के व्यवहार निश्चित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, ऐसे कह सकते हैं हम। जो सदस्य परंपरा का पालन करने में समर्थ होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और जब कार्रवाई होने का डर होता है तो ऐसे क्या होगा कि सदस्यों में जो होता है कि मिलजुल के रहने की एक आदत सी बन जाएगी, है ना, कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो देखिए संस्था का अपना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अगर लिखित कुछ चीज़ें हैं तो सही चीज़ें लिखी हैं तो उसका समाज को फ़ायदा होगा, और अलिखित हैं यानी जो मन मंतिक कहते हैं तो उससे समाज को अधिक टाइम तक खतरा रहता है। आगे देखते हैं। कैरेक्टर यानी प्रतीक या सिंबल सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक सिंबल होना आवश्यक होता है। सम सिंबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल एंड सम और नॉन फिजिकल। मतलब कुछ व्यवहारिक रूप में दिखाई देती हैं और कुछ नहीं दिखाई देती हैं, है ना। सिंबल फॉर एग्जांपल द टेंजिबल ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉलेज और इट्स फिजिकल सिंबल एंड द स्लोगन ऑफ द कॉलेज इज इमर्सियल। मतलब इसका ये है कि जब किसी कोई संस्था है तो उसका एक सिंबल होगा, एक करेक्टर होगा, और आपने नोटिस किया होगा किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन के उसके मोहर पे कुछ स्लोगन लिखा होता है, कुछ चित्र होता है। तो इस तरह से बता सकते हैं। इससे इससे क्या, इसका क्या फ़ायदा है, इसका यही फ़ायदा है कि ये इस तरह का मोहर है ताकि ये बताता है कि ये, और कोई शादी विवाह ही हो गया, है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये चीज़ इस तरह का कार्यक्रम किया गया। और जब उसकी पहचान दूर तक होती है तो उसका फ़ायदा, अगर वहाँ का सर्टिफिकेट है तो उसका फ़ायदा अलग अलग जगहों पे होता है। आगे देखेंगे। फुलफिलमेंट ह्यूमन नीड, यानी मानव आवश्यकता की पूर्ति करेगा संस्था। तो यहाँ लिखा है द सिंबल इंस्टीट्यूशन इज बोर्न विद सम और द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब प्रतीक जो होता है संस्था का जन्म मानव की किसी न किसी आवश्यकता को लेकर होता है, सीधी बात है। क्योंकि जब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब वो नए नई चीज़ों का विकास करना शुरू कर देता है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई चीज़ों का विकास करता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। हैंस द इंस्टीट्यूशन और हेल्पफुल इन फुलफिलमेंट ह्यूमन नीड्स। और अतः जो संस्थाएं होती हैं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं। इट इज़ इन कीपिंग
with the collective welfare of human being, it's fulfill द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब ये जो मनुष्य के सामूहिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इस तरह लिख सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो संस्थाएं होती हैं वो साधन है, कोई साध्य नहीं, है ना। संस्थाओं का विकास इसलिए किया जाता है कि वे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और अगर कोई सामान उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जिसका समाज में ज़रूरत है, तो उसको वो मुहैया करवाएं, मतलब ये मौजूद करवाएं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, कल्चरल कैरियर मतलब संस्कृति की वाहक। कल्चर इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशन। जो वास्तव में संस्थाओं के जो मध्य जो संस्कृति होती है उसकी रक्षा की जाती है। इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू ट्रांसफर एनी कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जो संस्थाएं होती हैं वो किसी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह सकती है, अगर संयुक्त परिवार है एक संस्था ग्रुप में, तो अगर उनके यहाँ कोई परंपरा रहा होगा तो अपने बच्चों को बताएंगे, फिर अपने बच्चों को बताएंगे कि आप भी ऐसा करिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे लिखते हैं, देखते हैं, सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके विरुद्ध संस्था भी एक्शन लेती हैं। तो इंस्टीट्यूशन कंपेल ह्यूमन टू फुलफिल देयर नीड not by arbitrary but by guided method. Failure to do so can punish them। मतलब संस्थाएं मनुष्य को इस बात के लिए बाध्य करती हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनमाने ढंग से कोई काम ना करें, यानी सोशल कंट्रोल इसे कहते हैं। वो एक नियम तय करती हैं कि ऐसा करने पर संस्था उनको दंडित करेगी, जिससे बहुत से हद तक सही बहुत से काम बने रहते हैं, है ना। मानव अक्सर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी हद तक निकल जाता है, तो ये सोशल कंट्रोल भी ज़रूरी है। आगे देखते हैं, टू गाइड यानी संस्थाओं का काम समय समय पर किसी व्यक्ति को गाइड करना। तो ह्यूमन बीइंग हैव टू टेक हेल्प द ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर गाइडेंस व्हाइल fulfilling their needs. Hence the institution guide human being is every institution। मतलब मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समय समय पर जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, संस्थाओं का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने काम को करते करते आगे बढ़ जाता है और अक्सर राह भी भटक जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार सक्सेस ही मिले। तो बता सकते हैं कि संस्थाएं मनुष्य को क्या करती हैं, मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए संस्थाओं में जो सही चीज़ें लिखी हैं हम उनको फॉलो करना भी चाहिए हमें। और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी संस्था में अनुरूपता हो, ठीक है, तो वो किसी व्यक्ति में अनुरूपता भी पैदा कर सकती है। जैसे कह सकते हैं कि संस्था के अपने विधि होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है, और उन विधियों को मनुष्य क्या करता है, अपने व्यवहार में भी उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे जो संस्थाएं होती हैं मानव व्यवहार में समानता लाने का हमेशा कार्य करती हैं। और संस्था काम भी होना चाहिए कि समाज में मनुष्य अगर रहते हैं तो, क्योंकि मनुष्य से ही समाज बनता है ना, तो वहाँ पे एक रूपता हो, अनुरूपता हो। अगर ये नहीं है तो उस संस्था का कोई उद्देश्य नहीं। इसे हम समझ सकते हैं, मतलब भलाई का काम करना। अब सवाल होता है कि संस्थाओं का अधिक प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका सीधा आंसर है कि भाई ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि गांव के लोग परंपराओं से अधिक जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्थिति और भूमिका का निर्धारण कौन करता है, कहाँ होता है निर्धारण, वो ग्रामीण इलाकों में होता है, क्योंकि गांव के लोग परंपराओं को अधिक मानते हैं। तो ये रहा वीडियो का एंड। आशा करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। यदि आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो संस्था से संबंधित है, यानी संस्था से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने कवर किया है सोशियोलॉजी के विभिन्न प्रश्नों को, तो आप उसको ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।